आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह। जहाँ पर बात करेंगे हम परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप पहले किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पेपर के अंदर जो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है, उन सवालों को इकट्ठा किया गया है। सबसे पहला सवाल है जैसे पूर्णांकों के गुणा के बारे में कि -15 का किससे गुणा किया जाए कि 120 आ जाए। मतलब इस रिक्त स्थान के अंदर क्या लिया जाए कि उसका -15 से गुणा करोगे तो 120 आ जाए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि गुणा करने पर संख्या किसकी आ रही है, प्लस की। तो माइनस का किस से गुणा करें, कौन से पूर्णांक से कि प्लस में आएगा। तो आपको पता है जब माइनस का माइनस से गुणा किया जाता है तो चिन्ह किसका आता है, प्लस का। इसका मतलब यहाँ वाली संख्या किसकी होगी, माइनस की। एक चीज ये देखनी है। अब 15 का पहाड़ा बोलो, कितनी बार बोलोगे तो 120 आएगा। तो 15 का पहाड़ा 8 बार 120। इसका मतलब जैसे यहाँ पर संख्या के अंदर ऑप्शन आएगा जैसे 8, तो -8 इसका कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब इसके जैसा कोई भी सवाल आए, यानी आपके सामने सवाल आए माइनस के 15 का किस से गुणा किया जाए कि 90 ले आए, तो जैसे माइनस के 6 से, या 15 उसकी जगह जैसे 12 का किससे गुणा किया जाए कि 60 लाना हो तो 5 से, या माइनस के 60 लाना हो तो -5 से। इस तरीके से पूर्णांक और गुणा को लेकर के सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो दूसरा है 6.25 का प्रतिशत रूप क्या है। तो दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, कोई भी दशमलव संख्या है उसको प्रतिशत बदलना हो या भिन्न को, जैसे 5/2 को भिन्न में बदलिए। भले ही भिन्न में बदलना है तो भी 100% से गुणा, सॉरी भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो भी 100% से गुणा, या दशमलव को प्रतिशत बदलना है तो भी 100% से गुणा। इसको ध्यान में रखना, भिन्न को प्रतिशत, मैंने भूल से प्रतिशत को भिन्न वगैरह बोल दिया था। तो 6.25 का जैसे परसेंटेज रूप लाना है तो परसेंटेज में 2 जीरो से गुणा होता है, 0.2 स्थान हट जाता है, 725% उत्तर आ जाता है। इसी तरीके से जैसे आपके सामने संख्या है 0.125 का प्रतिशत रूप, तो इसका भी 0.125 का गुणा किससे करोगे, 100 से। तो फिर से 2 स्थान दशमलव इकाई की तरफ आ जाएगा, मतलब दाहिनी ओर हट जाएगा, तो 12.5% उत्तर आ जाएगा। और भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो भी 100 से गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 500, 5 का 100 से गुणा 500/2, यानी 250%। तो ये ध्यान में रखना है, प्रतिशत में बदलना हो, भले भिन्न को या दशमलव को, दोनों क्लियर किए। तीसरा, तो यहाँ इसके 6.25 का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा, 725, सही ऑप्शन। संख्या 5, 10, 15, 20 का माध्य, आपको यहाँ पर 3-4 संख्या देगा, जैसे कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य, या 5, 10, 15, 20 का माध्य। माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, माध्य मतलब x बार, जितनी भी संख्या दी उन संख्याओं को जोड़िए, 5, 10, 15, 20 बट्टे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो 4 का भाग दे दो। जो भी संख्या दी अगर माध्य पूछा जाता है तो इस तरीके से निकालना है। तो 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50, 50/4, तो काट लो, 2 से कट रहा है 50, 25 बार, 4 2 बार, 25/2 यानी 12.5। तो इनका माध्य कितना हो जाएगा, 12.5। या पहले आपको पूछ लिया जाए प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 सम संख्या कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10, इनको जोड़ करके 5 का भाग देना है। या पूछ लिया जाए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का, तो 1, 2, 3, 4, 5, इनको जोड़ करके 5 का भाग। या प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछ ली जाए, कई बार पूछा जाता है, 3, 4, 5 पूर्ण संख्या हो गई, 5 का भाग दे दो, जोड़ करके उत्तर निकालोगे, ये माध्य हो जाएगा। तो माध्य का सवाल आया तो क्या करना है, सब संख्या जितनी दी हुई उनको जोड़ो और कितनी संख्या उसका भाग दे दो। फिर अगला सवाल है, समांतर चतुर्भुज के आधार 10 सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई। अगर त्रिभुज आ जाता तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये ध्यान में रखना। तो आधार है 10 सेमी इंटू ऊंचाई है 15 सेमी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 150 सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी। इसी जगह आधार कोई और संख्या हो या ऊंचाई कोई और हो, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, आधार गुणा ऊंचाई का गुणा करना है। अगर यहाँ पर त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी हुई होती, तो जैसे मान लीजिए समांतर चतुर्भुज नहीं है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज में सूत्र आ जाता है 1/2 आधार 10 इंटू ऊंचाई 15। तो 2 से 10 डिवाइड हो रहा 5 बार, 15 का 5 से गुणा 75 सेमी स्क्वायर, ऐसे निकालना है। जो भी आसपास बनने वाला सवाल है
सारे सवालों को क्लियर कर रहा हूँ, तो अच्छे से एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। व्यंजक से माइनस 2x² प्लस x³ में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का पद कहाँ है पहले वो देखिए, चिन्ह सहित एक्स स्क्वायर का पद ये है, तो इसमें -2 x² का गुणांक है, क्या है -2। अगर आपको इसमें पूछे x³ में का गुणांक क्या है, मैं x³ का x⁻³ का गुणांक, तो x⁻³ के आगे संख्या क्या लिखी हुई, कोई नहीं, इसका मतलब प्लस का 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो, और प्लस चिन्ह है, तो इस तरीके से आप इसका गुणांक बता सकते हैं। फिर दिया है घातांक के प्रश्न, 5⁻0 इंटू 4⁻0 इंटू 3⁻0, तो 0 किसी संख्या की घात है, उसका मान कितना होता है 1, तो 4⁻0 भी 1, 3⁻0 भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 उत्तर क्या आएगा 1। अगर यहाँ पर आपको संख्या दे 10⁻0 प्लस 15⁻0 प्लस 20⁻0 प्लस 25⁻0, तो इसको आप कितनी देर में लगाओगे, फिर से 1 मिनट का काम है ही नहीं वो भी। किसी भी संख्या घात 1 है 0 है, इसका मतलब उसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी उत्तर क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से अगर प्लस चिन्ह आ जाए तो जोड़ लो 1 को, और गुणा का चिन्ह आ जाए तो गुणनफल निकाल दो उनका। अब उसके बाद एक समबाहु त्रिभुज की कितनी सममित रेखाएं हो सकती है, सममित त्रिभुज की कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं। अब समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, यहाँ पर तीनों, पहला समबाहु त्रिभुज है, इसमें सममित रेखा कितनी होती है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, और सममित रेखा का मतलब है वह रेखा जो इसको दो एक समान भागों में विभाजित करती है। तो पहली, दूसरी, तीसरी समबाहु त्रिभुज की सममित रेखाएं कितनी होती है 3। इसी प्रकार से अगर आयत की सममित रेखा पूछ ले तो आयत में भी 1 2, आयत में विकर्ण वाली नहीं होती, ध्यान रखना। तो आयत का पूछा जाए तो 2, अगर वर्ग का पूछा जाए तो वर्ग में 1 2 3 और 4, वर्ग में सममित रेखा कितनी है 4। इसी तरीके से वर्त में सममित रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो वर्त का केंद्र बिंदु यहाँ से होकर के सममित रेखा जाती है, और जितनी आप खींचना चाहो उतनी सममित रेखा होती है। तो वर्त में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है असंख्य। इसका मतलब याद रखना, समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाओं की संख्या है, आयत में 2 है, वर्ग में 4 है, और वृत्त आ जाए तो असंख्य सममित रेखाएं हैं, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की सममित रेखाओं की संख्या कितनी है 3। अगर समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज की केवल 1 है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है जिसकी दो भुजा समान होती है, तो उसकी एक केवल यहाँ से जाने वाली, फिर इधर से कोई सममित रेखा नहीं है। और विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या 0 है। ये आपके सारे क्लियर है सममित रेखाओं की संख्या के मामले में। अब समीकरण 3m बराबर 12 में m का मान बताना है, तो m की जगह m 3 के साथ किस में गुणा में, तो 3 का किस से गुणा करो 12 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा बोलोगे कितनी बार बोलोगे, 3 एकम 3 3 दूनी 7 3 3 9 3 चौके 12, 4 बार। इसका मतलब m का मान कितना है 4 है। तो इस तरीके से हल करना अगर एक समीकरण आ जाए। ऐसे ही अगर आपके सामने समीकरण आ जाए जैसे 5m बराबर 20, तो 5 का m से किससे गुणा करोगे 20 आ जाए, तो 4 से, या m बट्टे 5 बराबर 6, तो इसका मतलब है m की जगह क्या मान रखे कि उसके अंदर 5 का भाग दे तो उत्तर 6 आता है। अब ऐसी संख्या खोजो जिसमें 5 का भाग दे तो 6 आता है, मतलब 5 का पहाड़ा 6 बार जाता है, तो 5 का पहाड़ा 6 बार किस में जाता है 30 में। तो इस तरीके से करके आप किसी भी चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 8वां सवाल हो गया 3m बराबर 12 का। फिर 9वां प्रश्न है एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है। 9वां प्रश्न, एक त्रिभुज के अंदर कितनी माध्यिकाएं होती है, माध्यिकाओं की संख्या बतानी। तो एक त्रिभुज के अंदर माध्यिकाएं, पहले माध्यिकाएं कहते हैं किसे, तो माध्यिका क्या होती है। अब देखिए 9वां प्रश्न, त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या, तो त्रिभुज के अंदर कितनी माध्यिकाएं होती है 3 माध्यिकाएं होती, अगर ये पूछा जाता है। अब माध्यिका कहते हैं किसे, एक त्रिभुज के किसी शीर्ष से, जैसे आप ये शीर्ष चुनो तो सामने की भुजा का मध्य बिंदु उसको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है माध्यिका। तो ऐसे तीनों शीर्ष से एक एक माध्यिका खींची जा सकती है। और यदि आप त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो वो होता है शीर्ष लंब।
क्या होता है, शीर्ष लंब। और एक त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं, वो भी 3। इसको आगे बढ़ाने पर यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा इस शीर्ष पर। ऐसे ही यहाँ से आपको इधर 90 डिग्री कोण बनेगा, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर। लेकिन माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर होती है तीनों, और तीनों शीर्ष लंब है वो त्रिभुज के अंदर या बाहर कहीं पर भी हो सकते हैं। फिर 10वां सवाल है, एक संख्या 75.235 में 2 का स्थानीय मान। अब आपको यहाँ पर किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछने का सवाल परीक्षा में दिया जाता है, तो दशमलव के बाद की ये संख्या, इसको हम दशांश कहते हैं, ये शतांश है, और ये हजारवां सहस्त्रांश है। अब 5 इकाई है, तो 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5 है। 7 दाई है, अगर 7 का स्थानीय मान पूछे तो 70 है। इसी तरीके से अगर 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 का या तो लिख दो आप 0.2 या लिख दो 2/10। सबसे पहले जैसे देखो लिखने का तरीका, 2 कौन सा अंक है, दशांश। दशांश मतलब 10वां भाग, तो 10वें भाग से याद रख लो बट्टे 10 लिखना है। अगर 3 का स्थानीय मान बताना है, 3 कौन सा अंक है, 3 है शतांश। शत यानी 100, अंश यानी भाग यानी 100 का भाग, तो 3/100 3 का स्थानीय मान। इसी तरीके से 5 का स्थानीय मान निकालना है, जो कौन सा, इस वाले 5 का, तो 5/1000। इस तरीके से आप किसी भी दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं। तो ये 10 छोटे छोटे सवाल है एबीसीडी वाले। अब इसके बाद हम बात करेंगे विस्तृत प्रश्नों की, जिसके अंदर 11वां प्रश्न, जैसे ज्ञात कीजिए, आपको गुणा करना है पूर्णांकों वाले पार्ट से। तो पूर्णांक संख्याओं के जोड़ भी पढ़ते हैं, गुणा भी पढ़ते हैं, भाग भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या दी हुई है 0.30 के अंदर भाग देना है 0.5 का, तो 0.30 के अंदर 0.5 का भाग कैसे दोगे, तो पहले तो 0.30 बट्टे 0.5, दशमलव हटाओ, ऊपर कितने अंक छोड़ कर दशमलव है 2, इसके बदले में नीचे हर में 100 का भाग दे दो, और हर में 5 में एक स्थान दशमलव है, इसका मतलब अंश में 10 से गुणा कर लो। अंश का दशमलव हटाओ तो हर में, हर का हटाओ तो अंश में, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब बचा क्या, 3/5, तो 3/5, 3 के अंदर 5 का भाग दे दो, तो 5 का भाग जैसे ही आप दोगे 3 के अंदर, पहले ही भाग जाएगा नहीं, यानी 0 अब 30 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो उत्तर क्या जाएगा, 0.6 या 3/5। इसी तरीके से आपको गुणा का सवाल पूछा जाए, जैसे 0.75 इंटू 10, तो 10 का भले ही गुणा पूछे 0.75 इंटू 100 या 0.75 इंटू 1000। अगर 10 से 100 से 1000 से गुणा पूछे दशमलव संख्या में, तो बहुत आसान है, सीधा सा क्या करना, अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो एक स्थान दशमलव हटाओ, 100 से गुणा कर रहे हैं 2 स्थान हटाओ, 1000 से गुणा कर रहे हैं 3 स्थान हटाओ, और अगर अंक पूरे हो जाए तो 0 लगा दो साथ में। तो यहाँ दशमलव हटेगा एक स्थान 7 और 5 के बीच में, यहाँ 2 स्थान दशमलव हटेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 75.0, या इसको लिखा जाता है 75। फिर 3 स्थान दशमलव हटाओगे तो 2 स्थान तो ये है, तीसरा है नहीं, यहाँ पर दशमलव लगा दोगे 0 लगा करके, अर्थात इसको लिखा जाता है 750। तो ऐसे अगर आप 10 से 100 से 1000 से गुणा करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको एक कोई सवाल लिया जाए 0.035 का गुणा 10 से, तो भी फिर वही बात है, 10 से गुणा यानी एक स्थान दशमलव हटाओ, तो 0.35। लेकिन 0.75 के अंदर 10 का भाग या 0.75 के अंदर 100 का भाग, तो कैसे करोगे, तो इसलिए क्या है, क्या करना है, जब भी 10 का भाग देते हैं दशमलव लगाया जाता है, मतलब दाहिनी ओर जितने अंक 0 है उतने अंक आगे भेजा जाता है। तो 5 7, यहाँ पर दशमलव है, 1 0 है, तो एक स्थान और आगे भेज दो, कोई अंक नहीं है तो, मतलब दाहिनी ओर उतने अंक सरकेगा, बस ऐसे याद रखो। 75, यहाँ पर दशमलव है, 2 0 है, तो 2 स्थान आगे सरकाओ, तो यहाँ पर आ जाएगी संख्या 0.0075। तो 10 से 100 से 1000 से गुणा वाला सवाल आए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर 12वां सवाल, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, प्रथम 5 सम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का
माध्य अवसद के अंदर तो संख्या दी गई, यहाँ पर संख्या दी नहीं, तो प्रथम 5 संख्या पूछे तो पहले संख्या 2, फिर 4, 6, 8, 10 इनका माध्य निकालना है। तो इनका माध्य कैसे निकालोगे, जितनी संख्या है उन सबको जोड़ लो, 2 और 4 6 12 8 20 10 30 और कितनी संख्या है 5 है, 5 का भाग दे दो तो 30/5 मतलब माध्य कितना आ जाएगा, 30 में 5 का पहाड़ा बोलोगे भाग दोगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला इंपॉर्टेंट जो सवाल शामिल किया गया वो है मानक रूप में लिखना। अब कोई भी परिमेय संख्या देकर के आपको उसको मानक रूप में लिखने के लिए पूछा जा सकता है, जैसे -40/-48। अगर आंसर है दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस पहले हटा लो। अब 40 और 48 के अंदर किसका भाग जा रहा है, तो दोनों सम संख्या है, 2 का भाग दे दो। 40 के अंदर 2 का भाग 20 बार, 48 में 2 का भाग 24 बार। फिर दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 बार फिर दे दो। 20 के अंदर 10 बार, 24 के अंदर 12 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, दे दो। 10 में 5 बार और 12 में 6 बार। तो कुल मिलाकर के 40/48 या -40/48 का मानक रूप क्या आ जाएगा, 5/6। इसी तरीके से एक संख्या जैसे -9/24 का मानक रूप। तो सबसे पहले देखो -9/24 मानक रूप मतलब ऐसा रूप लिखो जिसके अंदर एक तो माइनस अंश में होना चाहिए। परिमेय संख्या का मानक रूप किसको कहते हैं, जिसका हर हमेशा प्लस का होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, सारा गुणनखंड 1 होना चाहिए, अंश और हर के अंदर 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो -9/24 और अंश और हर दोनों किसका भाग जा रहा है, 3 का। -9 के अंदर -3 बार, 3 का पहाड़ा बोलो, 9 कितनी बार बोलने पर आए, 3 बार। 24 में 3 का भाग 8 बार। तो उत्तर क्या आएगा, -3/8। इसी तरीके से जैसे 25/-45 क्या दिया जाए तो 25/-45 के अंदर भाग किसका जा रहा है, 5 का। तो 25 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। -45 में 9 का भाग -5 का भाग -9 बार। लेकिन यहाँ पर माइनस कहाँ है, हर में, और मानक रूप में हर हमेशा कैसा होता है, धनात्मक। तो हर से माइनस को अंश में ले आओ, तो अंश में लाने के लिए गुणा किससे किया जाता है, -1 से। तो 5 का -1 से गुणा -5 और माइनस का माइनस से गुणा प्लस के हो जाएगा, 9 का 1 से 9। तो -5/9। इस प्रकार से संख्याओं को बदला जाता है मानक रूप में। अब मानक रूप के बाद अगला इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके अंदर लिया गया परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। परिमेय निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। तो जैसे एक है -3/7 -3/5 -3/8। तो ये संख्याएं इनका मानक रूप परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले देखना इसमें क्या हर में अंश में से कुछ समान है, अंश समान है। अंश समान हो तो जिस परिमेय संख्या का हर बड़ा है वो सबसे छोटी होती है और जिसका हर छोटा है वो सबसे बड़ी होती है। तो एक बार माइनस को जैसे साइड में रख लो, केवल इतना ही समझो, 3/7 3/5 3/8। इनके अंदर हर सबसे बड़ा कौन है, 8। तो ये सबसे छोटी है, 3/8 सबसे छोटी। और इससे बड़ी कौन है, 3/7। जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी होती, और जिसका हर सबसे छोटा है जैसे 5, ये सबसे बड़ी होगी। तो अगर माइनस नहीं होता तो परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम होता है ये, लेकिन माइनस है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आपको सबसे छोटा लग रहा है वो सबसे बड़ी हो जाती है, अर्थात उल्टा क्रम, -3/5 -3/7 -3/8। यहाँ पर जैसे ये सबसे छोटी थी, अब यही सबसे बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से इसको व्यवस्थित करना है। तो इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, मतलब आपको विधि याद करनी है। अगर इसकी जगह कोई और संख्या आ जाए तो उसको कैसे करोगे, पहले ध्यान से सुनिए।
सबसे पहले आपको क्या करना, अगर सबके आगे माइनस है तो माइनस मतलब भूल जाओ। अब अगर आपको 3/5 और 3/7 में तुलना करनी कि कौन बड़ा है, तो अगर अंश समान है तो जिसका हर छोटा है 5 और 7 में छोटा कौन है 5, तो ये भिन्न बड़ी है। ऐसे 3/8, 5, 7, 8, तो जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी होती। अब हर सबसे छोटा 5 है तो ये सबसे बड़ी है, और हर सबसे बड़ा किसका 8 का, ये सबसे छोटी है। तो अब इन दोनों में से, और ये इनके बीच में मतलब क्रम या तो इससे इस तरफ आएगा या इससे इस तरफ, तो ये सबसे बड़ी है। आपको आरोही क्रम लिखना, आरोही क्रम में छोटे से बड़े क्रम में, तो सबसे छोटी कौन सी 3/8, पहले ये सबसे छोटी, फिर 3/7 उससे बड़ी, फिर 3/5 सबसे बड़ी। लेकिन यदि तीनों का आगे माइनस लगा दो तो यही क्रम उल्टा हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं माइनस के अंदर जैसे 1, 2, 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। लेकिन अगर मैं माइनस लगा दूं तो -3 ही सबसे छोटा आ जाता है। पूर्णांक को याद कीजिए, पूर्णांक में जो प्लस में बड़ी लग रही है वो पूर्णांक माइनस में छोटी हो जाती है। तो आरोही क्रम कौन सा होगा, माइनस के 3/5 सबसे बड़ा, सॉरी सबसे छोटा, फिर -3/7 उससे बड़ा, फिर -3/8। आपको ये ध्यान रखना है अगर अंश समान हो जाए, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो और आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो नीचे वाली संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए बस। जैसे -11/9, -11/15, -11/8, अंश में सब में माइनस है, अंश समान है, तो आपको हर में बढ़ता क्रम लिखना, -11/8, -11/9, -11/15, ये इसका आरोही क्रम। बस इतना सा समझ लेना, कभी भी परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना हो तो। और यदि अंश समान आ जाए तो, जैसे अंश समान वाला एक सवाल लिया है, मतलब सॉरी हर समान वाला, -7/9, -4/9 और -5/9। अब इनमें आपको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है पता करना है, या इनका आरोही क्रम लिखना हो तो जब सबका चिन्ह माइनस है, फिर से वही बात है, हर समान है, हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो आरोही क्रम में लिखना है, अंश हर समान है, हर को छोड़ दो, अंश में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो -7 है, -4 है, -5 है। अगर संख्या रेखा पर लिखो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो 0 के सबसे निकट कौन है, -4, ये सबसे बड़ा है। और -4 से -5 छोटा, उससे -6 छोटा, उससे -7 छोटा, यानी सबसे छोटा कौन है, -7। तो -7/9 परिमेय संख्या है, वो सबसे छोटी है। फिर उससे बड़ी कौन है, -5/9, फिर उससे बड़ी कौन है, -4/9। हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। लेकिन यहाँ पर माइनस में जब संख्या लिखी हुई हो तो फिर किस क्रम में निकलोगे, बस इतना ही ध्यान रखना। अगर यही प्लस में होती तो 4/9 सबसे छोटा होता, लेकिन माइनस में है तो माइनस के 4/9 सबसे बड़ा है। बस इतना सा अंतर है धनात्मक और ऋणात्मक में। फिर आपको पहचान करनी एक पद की, द्विपद की और त्रिपद में पदों को विभक्त करना है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया करके समझाऊं कि 3 + x², 5 + x² + x³ आपको पूछा है निम्न में से कौन से व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है। तो जब पदों की संख्या 2 हो तो इसको क्या कहोगे, द्विपदी। पदों की संख्या 1, 2, 3 हो तो उसको क्या कहोगे, त्रिपदी। पदों की संख्या केवल -5 x² y एक ही है तो इसको क्या कहोगे, एक पदी। इस प्रकार से अगर आपको एक पदी, द्विपदी, त्रिपद के बारे में अंतर करने को पूछा जाए तो इस प्रकार से आप उसका अंतर करोगे या उनका वर्गीकरण करोगे। फिर आता है जैसे 2p² - 2p + 5 में p बराबर -2 रखने पर मान बताइए। तो अब इस तरीके का कोई भी आ जाए, जैसे 5x² - 3x - 8 का मान ज्ञात कीजिए जहाँ x बराबर -1 हो, तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे की जगह -2 है, कोई भी बीजीय व्यंजक आ सकता है। वहां पर अगर आपको मान निकालना है तो आप मान कैसे निकालोगे, आपको बस एक ध्यान रखना है, जहां जहां चर है उसकी जगह मान रखना। जैसे यहाँ पर चर p है तो p की जगह क्या रखूंगा, माइनस का
2, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 प्लस 5। और अगर इस तरीके का आता है तो अभी जहां जहां एक्स है उसकी जगह एक्स बराबर क्या रखूंगा, माइनस का 1। 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 8। माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का माइनस 1 से जब 2 बार गुणा करते हैं तो चिन्ह किसका हो जाता है, प्लस, प्लस का 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 का 5 से गुणा, माइनस का माइनस से गुणा, प्लस 3 का 1 से 3 माइनस के 8। तो 5 से 3 8, 5 का 1 से गुणा करोगे 5 ही आएगा, 5 के अंदर 3 जोड़ोगे 8, 8 माइनस 8 बराबर इसका हल क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से हमें इसका माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2, अभी बताया था माइनस का माइनस से गुणा करते हैं चिन्ह प्लस का, 2 का 2 से 4। तो यहाँ हो जाता है 4, 4 का गुणा 2 से, माइनस का माइनस से गुणा, प्लस 2 का 2 से 4 प्लस 5। तो 4 का पहाड़ा 2 बार 8 प्लस 4 प्लस 5, 8 4 12, 12 5 17। तो इस प्रकार से आपको किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना हो जहां पर आपको चर के मान रख करके पूछे जाए, तो इस तरीके से आप उनको हल करोगे। अब उसके बाद है संख्या का प्रसारित रूप। जैसे संख्या 38 से उत्तर 532 को प्रसारित रूप में लिखिए। अब इनको प्रसारित रूप में कैसे लिखोगे, तो प्रसारित रूप में लिखने का तरीका क्या है, जैसे हम स्थानीय मान लिखते हैं बस उसी तरीके से प्रसारित रूप है। प्रसारित रूप में 0 0 0 इस तरीके से नहीं लिखते हैं। जैसे स्थानीय मान में कोई किसी का स्थानीय मान 5000 है तो 5000 स्थानीय मान होता है या विस्तारित रूप 5000 होता है, उसको यहाँ पर प्रसारित रूप में कैसे लिखा जाता है, 5 इंटू जितने 0 उतने 10 की घात, तो इसको 5 इंटू 10 की पावर 3 लिखते हैं। तो को प्रसारित रूप में लिखना है तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरीके से काउंट कर लेना है। तो जैसे 3 लिखते हैं, 3 इंटू, या जैसे लिखते हैं 3 के पीछे 0 कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 0 आते हैं, 4 5 6। फिर 8 के आगे 5 0 आते हैं, फिर 7 के आगे 4 0 आते हैं, इसी तरीके से 6 के साथ 3 0 आते हैं, इसी तरीके से 6 के बाद 5 के साथ 2 0, फिर 3 के साथ 1 0 प्लस 2। ये स्थानीय मान के साथ साथ ये उनका विस्तारित रूप है। अब विस्तारित रूप नहीं, आपको लिखना हो प्रसारित रूप। तो प्रसारित रूप किससे निकाला जाता है, किसी संख्याओं का प्रसारित रूप निकालने का तरीका 3 इंटू कितने 0, 2 2 4 2 6 0 10 की पावर 6 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। इस तरीके से सबसे आखिर में इकाई वाली संख्या है 2, तो 2 का मैं 10 की घात कितने से गुणा करूं कि 2 का 2 ही रहे, तो किसी भी संख्या की घात 0 आ जाए तो उससे मान परिवर्तित नहीं होता है, इसकी 10 की घात 0 से गुणा कर दिया। अब आपको ऐसे ही 5 इंटू 10 की घात 4 प्लस 3 इंटू 10 की घात 2, 3 प्लस 2 इंटू 10 की घात 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0 को संक्षेप में कैसे लिखोगे। अगर इस तरीके के सवाल आ जाए तो उसमें क्या करना है, 4 घात, 4 घात के बाद 3 घात, तो 3 घात का वाला 3 है, फिर 2 घात वाला है कोई नहीं, तो 2 घात वाला 0 है, जिसकी घात नहीं है उसकी जगह 0 लिख लो। घातों के घटते हुए क्रम में आ जाइए, अगर जैसे ही घात 20 की कोई मिस होती है जस्ट 0 उतार लो। तो उसके बाद 1 घात का 2 है, फिर 0 घात का 5 है, तो ये 53,025 आ जाता है, जिसका प्रसारित रूप ये ऊपर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको या तो संख्या को प्रसारित रूप में लिखना या संक्षेप रूप में या सामान्य रूप में लिखना, दोनों तरीके से सवाल पूछे जाए तो इस तरीके से हल करना। उसके बाद अवरोही क्रम में लिखना संख्या को, तो संख्या को अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, अवरोही क्रम में जैसे -3/4 -2/3 -5/2। तो फिर से तीनों के साथ माइनस है, अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी फिर छोटी, यानी 0 के पास से शुरू करने और दूर जाना है माइनस की तरफ। तो माइनस को अलग ले लो सबसे पहले। अगर यहाँ पर ना तो अंश समान है ना हर समान है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले हर समान किया जाता है। हर समान करने
पर। अब हरों का लसक लेते हैं। हरों का लसक कितना है? हर कौन है? 4 3 2। ऐसी संख्या जो 4 के पाड़े में आए, 3 के पाड़े में आए, 2 के पाड़े में। सबसे पहले है 2 4 6 8 10 12, 3 6 9 12 15, 4 8 12। तो सबसे पहले कौन आया? 12। तो 12 इनका लसक हो जाएगा। अब प्रत्येक परिमेय संख्या के हर को 12 प्राप्त करना है। तो 4 का पारा कितनी बार बोलोगे 12 आ जाए? 3 बार। तो ऊपर 3 का 3 से 9 बार, 4 का 3 से 12। -2/3 का किससे गुणा करोगे हर 12 हो जाए? तो हर 3 है, 3 का पारा कितनी बार बोलोगे 12 आ जाए? हर 12 लाना है, तो 4 बार। अंश का भी 4 से गुणा करोगे, -8/12। -5/2 का किससे गुणा करोगे 12 आ जाए? तो 2 हर है, 2 की जगह 12 लाना है, तो 6 बार पारा बोलूंगा। 5 का 6 से 30, 2 का 6 से 12। अब हर समान हो गया। हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न छोटी है, या जिस परिमेय का अंश बड़ा वो परिमेय संख्या बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो छोटी। बस इतना सा ध्यान रखना। तो अब हर समान होने पर जैसे -9/12, -8/12, -30/12 का आरोही क्रम लिखना है। अब आप इसमें देखो -9, -8, -30 तीनों माइनस के हैं, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? -30 सबसे छोटा है। हर समान है, -30 सबसे छोटा है। माइनस में एक 30 है, एक -8 या -9 है। तो माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी लग रही है सामान्य तौर पर वो माइनस में उतनी छोटी होती है। संख्या रेखा पर जीरो से जितना सबसे आगे दूर कौन है माइनस में? तो -1 2 3 4 ऐसे करते, -8 सबसे पहले आएगा, फिर -9, ऐसे जाते जाते -30। तो जो जितना से जीरो से जितना ज्यादा दूर है वो सबसे छोटा है। तो हमें लिखना है इसका अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम नहीं, अवरोही क्रम। तो अगर हमें अवरोही क्रम में लिखनी हो संख्या तो कैसे लिखोगे? अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटे क्रम में। तो हर सबसे बड़ा कौन है? 8 सबसे बड़ा है। तो 8/12 सबसे बड़ी परिमेय है, फिर उससे छोटा, -9/12 फिर उससे छोटी, -30/12। अब ये तो है नहीं वहां, तो -8/12 की जगह क्या था? -2/3। ये सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद -3/4 इससे छोटी, फिर सबसे छोटी है -5/2। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम लिखा जाता है। 5/2, 3/4। अब उसके बाद शायद कुछ इसमें मिस्टेक लग रही है, अगर है तो मैं फिर से सुधार करके बताऊंगा। अभी तो हाल फिलहाल होने के बावजूद भी नहीं लग रही है कि मतलब कहाँ है, क्यों पता चलेगा नहीं। फिर दोबारा जब मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा तब मिलेगी। अब उसके बाद है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में लिखिए। और ये सवाल आपके 7th में कहीं भी हो भले जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जैसे एक संख्या पूछी जाती है 250 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, दूसरा 1500 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, और इसी तरीके से जैसे 2400 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो आपको यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने। तो 250 के अभाज्य गुणनखंड, 250 के, तो सबसे पहले आपको भाग देना है 2 का। अब 2 का भाग जाना बंद हो जाए तब देना है 3 का, उसके बाद देना है 5 का। सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा, बस ये देख लेना। तो 250 सम है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 250 का आधा कर लो, 125 बार। यह अगर सीधा नहीं हो रहा है रफ में भाग दे दो। 250 के अंदर 2 का भाग, 2 में 2 का भाग एक बार, शेषफल 0। अगला उतारा 5, फिर 2 का पारा बोलो 2 दूनी 4, 2 बार, फिर शेषफल उतारा 1, फिर 0। तो 2 का पारा बोलो 10 बार, फिर 10 यानी 5 बार, तो 125। अब इकाई का अंक 5 हो गया, संख्या विषम है, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का भाग चेक कर लो। 3 के भाग का मतलब है अंकों का योग। अगर 3 से 9 12 15 3 के पहाड़े में आए तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो वो भी नहीं है, 5 2 7 1 8, अंकों का योग 8 हो रहा है, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर किसका भाग दोगे? 5 का। 5 के भाग का नियम है इकाई का अंक या तो 5 हो या 0। तो 5 है, 5 का भाग जाएगा। 125 में 25 बार,
25 5 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। अगर ये सीधा नहीं होता मौखिक तो आप ऐसे करके भागफल है उसको यहाँ लिख लो। तो 250 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 5 × 5 × 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल है। अगर आपको पूछा जाए घातों की गुणनफल रूप में लिखिए तो घातों का गुणनफल क्या जाएगा? 2 की घात कितनी है? 1 और 5 कितनी बार आया? 3 बार। तो 5 की घात कितनी है? 3 ऐसे। फिर 1500 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दो 750, फिर 2 का दो 375, अब 3 का दो 125, फिर 5 का दो 25, फिर 5 का दो 5 बार, फिर 5 का दो 1 बार। तो ऐसे ज्ञात कर लो। तो 2 की घात कितनी आई? 2 बार, 3 की घात 1 बार, 5 की घात 3 बार। तो इस तरीके से किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड की घातों के अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल रूप में लिखा जाता है। अगर घातों के गुणनफल रूप में पूछा जाए तो ऐसे लिखिए, अन्यथा ऐसे। इसी तरीके से आपको 2400 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 2400 का एक आप भी प्रैक्टिस करके निकालना, आपको सही मिलता है नहीं मिलता है। बाकी नियम ये ध्यान रखना, अगर 2 का भाग जाएगा संख्या सम होगी तो फिर 3 का भाग तब जाएगा जब अंकों का योग 3 से 9 12 15 यह है 3 के पहाड़े में, और 3 के बाद 5 का भाग इकाई का अंक 5 या 0 है, क्रम से भाग देना है। उसके बाद अगला है समीकरणों को हल करना, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्धवार्षिक में भी आता है और वार्षिक में। समीकरणों को हल कीजिए। जैसे एक समीकरण है 5n-2 बराबर 13। तो समीकरण को हल करने के दो तरीके, एक तो पक्षांतरण विधि है, एक चर को पृथक करने वाली विधि। पक्षांतरण या चर को पृथक, दो विधियां पढ़ते हैं हम साथ में। तो कैसे? पहले पक्षांतरण विधि से सीख लीजिए। पक्षांतरण विधि में क्या करते हैं? एन चर के साथ जो भी अन्य अचर है उसका पक्षांतरण करते हैं। पहले प्लस माइनस का पक्षांतरण करते हैं, फिर गुणा भाग का करते हैं। तो माइनस में कितना? 2, सबसे पहले उसका पक्षांतरण करो, सामने जाते ही उल्टा चिन्ह प्लस हो जाएगा, माइनस के बदले में प्लस, तो 13 + 2 कितना हो जाएगा? 15। अब 5n, n के साथ और कौन है? 5, किस चिन्ह में? गुणा में। अब ध्यान रखना, अगर कोई प्लस में हो तो ऐसे लिखा जाता है, माइनस में है तो ऐसे है 5m × 2, गुणा में है तो गुणा में ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है 2m, और m के अंदर 2 का भाग तो उसको भी ऐसे नहीं, m/2 लिखा जाता है। तो अगर इस तरीके से 2m लिखा हुआ है इसका मतलब 5n लिखा है, इसका मतलब 5 गुणा में, तो सामने जाता है भाग में, तो 15 में 5 का भाग 3 बार, इसका मतलब n का मान कितना आया? 3। तो ये पक्षांतरण विधि है। और चर को पृथक करने वाली विधि क्या है वो इधर सीख लीजिए। 5n-2 बराबर 13। सबसे पहले आपको देखना है इसके अंदर जोड़ या घट क्या रही। बात फिर से वही है, पहले जोड़ बाकी कोई काम में लोगे। तो माइनस का 2, इसका मतलब हम दोनों पक्षों के अंदर 2 जोड़ेंगे, इसका उल्टा करेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो 2 जोड़ लो, 5n-2 + 2, 13 + 2, दोनों तरफ 2 2 प्लस कर दो, तो +2 -2 ये तो 0 हो जाएगा, 13 2 कितना हो जाएगा? 15, और इधर हो जाएगा 5n। अब क्या करना है? n के साथ क्या है? 5 गुणा में, तो हमें इसका उल्टा काम करना, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर ये लिखना है। अब पहले के 5n के बट्टे में 5, 15 के भी बट्टे में 5, 5 से 5 काट लो, पीछे बचेगा n, और 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। इस तरीके से समीकरण को हल किया जाता है। अब समीकरण आपके सामने भले किसी भी तरीके का जाए, हल अगर आपने ये तरीका अपनाया तो आपके कोई भी सवाल है वो गलत होने वाला नहीं है। बस इस बात को ख्याल में रखना। एक समीकरण जैसे 3m + 5 बराबर 17, तो फिर उसी में यही तरीका, पहले प्लस का 5 है, सामने भेजिए माइनस का हो जाएगा, 17 में से 5 घटा लिए 12। अब m के साथ 3 गुणा में, दूसरे पक्ष में भेजिए बाद में, m बराबर 12 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये हल हो जाएगा। फिर आपको यहां से पूछा जाता है वर्त का क्षेत्रफल दे करके, जैसे एक वर्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। पहले वर्त की त्रिज्या r बताइए, फिर वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हो सके आपको कभी वर्त की परिधि दे दी जाए, जैसे एक वर्त की परिधि 88 सेमी है, त्रिज्या r ज्ञात कीजिए और फिर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तरीका यही है,
भले ही परिधि देकर के क्षेत्रफल पूछे, भले ही क्षेत्रफल देकर के परिधि पूछे। अब जैसे देखिए कैसे, क्षेत्रफल दिया है तो आप क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेमी स्क्वायर। अब पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर का मान तो पता नहीं है, आर वर्ग की त्रिज्या तो हमसे पूछ रहा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, आपको पूछा है वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए, ये दोनों आपसे पूछ रहा है सवाल के अंदर। तो बराबर 154। अब आर स्क्वायर के साथ जो भी है पक्ष अंदर करो, 7 गुणा भाग में दूसरे पक्ष में आता है गुणा में आ जाएगा 7, और 22 गुणा में इस पक्ष में आता है भाग में। अब 22 का भाग 154 में पूरी बार जाएगा, 22 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे तो 154 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 7 बार। अब ऊपर बचा 7 × 7 आर स्क्वायर, 7 × 7, 7 का 7 से गुणा कितना हो जाएगा 49, आर स्क्वायर का मान 49 है तो आर का मान कितना आ जाएगा, सामने की संख्या वर्गमूल बदल जाएगी, इसको हटाओगे रूट में 49, और 49 का रूट कितना हो जाएगा 7 सेमी। आर स्क्वायर का मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 49 आता है, तो मौखिक ही निकाल दो 7 आ जाएगा। अब आपको निकालना है परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह अभी हमें मिला है 7, उसको मान रखो, 7 से 7 काटा, 22 का 2 से गुणा, 44 सेमी परिधि ऐसे निकालना है। अगर आपको परिधि दे करके क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो, जैसे एक सवाल, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात कीजिए। परिधि, परिधि का सूत्र लगाओ 2 पाई आर बराबर 88, वर्ग की परिधि का सूत्र 2 पाई आर 88, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, आर का मान पता नहीं ज्ञात करना है, तो आर के साथ जो भी है उसका पक्ष अंदर करो, सामने 88 के 7 जो भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, और 22 और 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, 22 का पहाड़ा 1 बार 22, 22 का पहाड़ा 4 बार 88, ऊपर हो गया 4, 2 से 2 काट लो 1 बार, 4 कट गया 2 बार, 2 का 7 से गुणा कितना आ गया 14 सेमी, तो आर का मान ऐसे निकाल देना 14 सेमी। अब ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह अभी मिली त्रिज्या 14 × 14, तो काट लो, 7 से 7 1 बार, 14 2 बार, 22 का पहाड़ा 14 बार बोलो फिर 3 बार, तो 22 का गुणा 14 बार करोगे तो 22 14, 22 7 154, 22 गुणा 308, 308 का 2 से गुणा करोगे 716 सेमी स्क्वायर। आप भले इसकी कैलकुलेशन कर लेना, 22 का 14 से गुणा, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 803, 308 का 2 गुणा, तो ये तो 716 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको परिधि से क्षेत्रफल पूछे, भले क्षेत्रफल से परिधि पूछे, ज्ञात करनी है आसानी से। अब एक बहुलक का प्रश्न ले लेते हैं, मतलब माध्यक और बहुलक का, जैसे निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए, निम्न का बहुलक एवं माध्यक ज्ञात कीजिए। ये सवाल भले अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, फिक्स दिया जाता है। अब जैसे 8 3 5 2 3 6 9, उसके बाद 5 3, अब आपको इनका निकालना है बहुलक, फिर निकालना है इनका माध्यक। तो बहुलक किस से निकालते हैं, जिस प्रेक्षण की आवर्ती सबसे अधिक बार हुई है वो उसका बहुलक है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, जैसे 8 एक बार आया, 3 एक बार, 2 बार, 3 बार आया, 5 1 2 बार आया, तो सबसे अधिक बार कौन आया 3, तो बहुलक कितना हो जाएगा 3, कितनी बार आया 3 बार आया। अगर 3 है वो 4 बार आता तो भी बहुलक 3 होता, 4 नहीं होता। कितनी बार आया वो वैल्यू नहीं करेगा, कौन आया सबसे अधिक बार वो बहुलक होता है। सबसे अधिक बार कौन आया 3 आया, अतः ये बहुलक 3 हो जाएगा। और माध्य ज्ञात कैसे किया जाता है, माध्य के लिए सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही क्रम में लिखो, व्यवस्थित करने पर अब आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 2 ले लिया, और 2 नहीं 3 ले लो, 3 कितनी बार है 3 बार,
1 2 3 ले लिया, फिर 4 है नहीं, 5 2 बार है, 5 भी आ गया, फिर 6 एक बार है, फिर 8 और 9। अब फ्रैक्शन कितने हैं सीधा उसका ध्यान देना है। तो फ्रैक्शनों की संख्या, फ्रैक्शन कितने हैं, 3 3 से 3 9, सम है विषम, n बराबर 9 विषम है। और जब माध्य ज्ञात करने और फ्रैक्शन विषम हो तो सूत्र क्या है, विषम के अंदर 1 जोड़ लो, n प्लस 1 बटे 2 पद, टोटल 9 है तो 9 प्लस 1 बटे 2, 9 प्लस 1 10, 10 बटे 2 यानी 5वां पद। अब 5वां पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5वां पद संयोग से 5 है, इसलिए माध्य क्या हो जाएगा 5। अगर इसकी जगह 8 होता तो 8 लिखते, इसकी जगह 10 होता तो 10 लिखते। 5 नंबर वाला पद क्या है वो लिखना है, इसीलिए 5वां पद जो आया है वो यहाँ लिखा है। अगर इसकी जगह मतलब 8 लिखा होता तो 8 उत्तर आता। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप इनको अच्छे से तैयार करके जाना और इनके जैसे अपने किताब से और भी जो सवाल है इनके जैसे बनने वाले उन सवालों को लेकर के प्रैक्टिस करना, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अपने साथी जो भी है 7th क्लास में जिनकी वार्षिक परीक्षा है उनके साथ शेयर करना, ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी नाम से व्हाट्सएप चैनल, इसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल उनको भी ज्वाइन करिए। धन्यवाद।